हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शोर क्या होता है और संगीत क्या है, हमारे कान कौन कौन सी ध्वनियाँ सुन सकते हैं, कौन कौन सी नहीं, किन किन आवृत्ति की ध्वनियाँ हमारे कानों में सुनाई देती है और किस आवृत्ति की ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते। चलिए आज इससे आगे पढ़ते हैं शोर प्रदूषण। अब देखते हैं हम शोर प्रदूषण क्या होता है। हमने वायु प्रदूषण के बारे में सुना होगा, इसी प्रकार बच्चों जल प्रदूषण भी होता है, तो आपने वायु प्रदूषण या शोर प्रदूषण के बारे में सुना नहीं होगा। चलिए शोर प्रदूषण क्या होता है, देखिए जब वातावरण में अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियाँ उत्पन्न हो तो उसको हम शोर प्रदूषण कहते हैं। जैसे कोई लाउड स्पीकर जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, कोई लाउड स्पीकर जोर जोर से बजा रहा हो, तो इससे क्या होता है वातावरण में कुछ अवांछित या अप्रिय ध्वनियाँ उत्पन्न होती है जो सबको परेशान करती हैं, तो वह ध्वनियाँ कहलाती हैं शोर, और इनसे जो उत्पन्न हुई स्थिति को बोलते हैं हम शोर प्रदूषण। ठीक है, तो क्या आप शोर प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब शोर प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट या पटाखों का फटना आदि, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि, ये सब इसके क्या हैं स्रोत हैं, इसके द्वारा जो है शोर प्रदूषण फैलता है। घर में कौन कौन से स्रोत शोर उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो और रसोई घर में कुछ उपकरण जैसे मिक्सर, ग्राइंडर आदि, तो या कूलर की भी आपको पता है बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो ये क्या है घरों में भी शोर उत्पन्न करने वाले हमारे उपकरण हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसके शोर प्रदूषण की हमें क्या क्या हानियाँ होती है। तो शोर प्रदूषण की हानियाँ देखिए, जब हमें अत्यधिक मात्रा में शोर प्रदूषण हो हमारे आसपास और हमें कंटिन्यू शोर सुनाई दे तो उसके हमें क्या अनिद्रा हो सकती है, अति तनाव यानी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप हो सकती है, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, चिंता हो सकती है, अन्य और बीमारियां भी हो सकती हैं जो हमारे शोर प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें शोर प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। और लगातार जो है प्रबल ध्वनि से या तेज ध्वनि से प्रभाव से व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, वो स्थायी रूप से बहरा भी हो सकता है। तो ये है शोर प्रदूषण की हानियाँ और नुकसान। आगे देखते हैं शोर प्रदूषण को सीमित करने के उपाय, यानी शोर प्रदूषण कंट्रोल करने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए नंबर 1, शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। जहाँ से शोर उत्पन्न हो रहा है ना, उन सोर्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वायुयानों के इंजनों में, यातायात के वाहनों में, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में क्या करना चाहिए, हमें स्वशामक यानी स्वशामक या साइलेंसर लगाने चाहिए। जो साइलेंसर होते हैं ना, साउंड को रोक देते हैं, वो लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में शोर प्रदूषण कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। जैसे शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से हमें दूर लगाना चाहिए। अब स्वचालित वाहनों के हॉर्नों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत के निकायों की ध्वनि को हमें कम रखना चाहिए। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए हमें सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो। तो इस प्रकार इसको हम ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। देखिए श्रवण क्षति क्या कैसे होगी इसका ये देख लेते हैं। जो पूर्ण रूप से जो है श्रवण क्षति जिनको हो जाती है वो बहुत ही कम होते हैं, प्राय वो जन्म से ही बहरे होते हैं। परंतु जिनको कम होती है सुनने की क्षमता, वे या तो किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। ठीक है, हार्ड हियरिंग जो प्रॉब्लम होती है, जिनको कम सुनाई देता है, उन बच्चों की देखभाल आवश्यक होती है। और ऐसे बच्चों को तो हमें और अधिक जो है जो हमें शोर वाली जो स्थिति होती है उससे दूर रखना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है। अब देख लेते हैं हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा और इसके मुख्य शब्द क्या क्या है। आयाम देखा हमने, आयाम भी होता है। आयाम यानी किस समय के अंतराल के बाद जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। श्रव्य यानी जो सुनने योग्य ध्वनि उसको श्रव्य कहते हैं। कर्णपटल यानी कान का पर्दा होता है जहाँ से ध्वनि जो है अंदर जाती है और जो उसमें टकरा कर ध्वनियाँ कंपन उत्पन्न होती है, और ये कंपन की तरंगें जो है फिर अंदर वाले कान में जाके हमारे दिमाग तो जाती है, उसको बोलते हैं कर्णपटल। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज जो है आवृत्ति के मापक है। आवृत्ति लिख देते हैं हम, यानी ध्वनि की आवृत्ति कितनी तेज है उसकी माप है हर्ट्ज। कंठ होता है, आपको पता ही, हमारा गले में हमारा जो है कंठ यंत्र होता है, वाक यंत्र, साउंड बॉक्स, जहाँ से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रबलता होती है कि वो ध्वनि कितनी तेज है, कितनी प्रबल है। शोर जो अत्यधिक अप्रिय ध्वनियाँ होती है जिसको हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता वो होती है शोर। दोलन क्या होता है कि वो ध्वनि कितनी बार उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए घंटी बजा रहे हैं आप, तो घंटी की ध्वनि 1 मिनट में कितनी बार उत्पन्न हुई, तो वो उसका दोलन में। तारत्व यानी उसकी जो है
कितनी तीव्रता है, कितनी वेवलेंथ है किसी ध्वनि की, तो तारत्व है। आवर्तकाल कितने समय के बाद वो ध्वनि रिपीट हो रही है, तीक्ष्णता वो कितनी तीव्र है, कंपन क्या होता है कि वो कितने जोर से कोई चीज़ जो है टकराकर गति इधर उधर गति कर रही है। वाक यंत्र हमारे गले में जो साउंड बॉक्स होता है उसको बोलते हैं वाक यंत्र, जहाँ से मनुष्य की स्वर आवाज़ आती है। श्वास नली पता है आपको, जहाँ से हम सांस लेते हैं नाक से मुंह से, वो हमारे स्वर यंत्र तक जाती है और वो सांस हवा जो है स्वर यंत्र को कंपायमान करती है। अब बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ध्वनि कंपन करती है और वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। हमने ये भी सीखा कि मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने ये सीखा ध्वनि किसी माध्यम, चाहे वो गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, में संचित हो जाती है। यह निर्वात में संचित नहीं होती। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कोई माध्यम ही ना हो। कर्णपटल यानी जो हमारा कर्ण का पर्दा होता है ध्वनि की कंपनों को उत्पन्न करता है और यह मस्तिष्क तक संकेतों को भेज देता है। इस प्रक्रिया से हम ध्वनि को सुनते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को हम दोलन या आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का हर्ट्ज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की उतनी अधिकता प्रबलता होगी। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व भी अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियाँ शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं और शोर प्रदूषण से मानव को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए अनेक प्रकार प्रयास करने चाहिए। ठीक है, हमें सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए, अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने चाहिए ताकि शोर जो है कम किया जा सके। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये आज का टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए इस टॉपिक को आज के यहीं ख़त्म करते हैं और आज की आपकी समझ को देख लेते हैं कि आज का टॉपिक आपको कितना अधिक समझ आया। चलिए आज के कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, शोर प्रदूषण की क्या क्या हानियाँ हैं। जो आपको शोर प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी क्या क्या हानियाँ होती है ये आप बताएंगे। ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया आज के टॉपिक में, तो आप इसको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, शोर प्रदूषण को सीमित रखने के क्या क्या उपाय हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण या साउंड प्रदूषण को हमें जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बेसिकली हम इसको साउंड पोल्यूशन नहीं बोलेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन बोलेंगे। तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो हम बताएंगे। तो इस प्रकार जो है आज का कार्यपत्र ये था। मुझे उम्मीद है बच्चों आपका टॉपिक आज का आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इसी से आप आज का कार्यपत्र आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।